अस्सलाम वालेकुम एंड हाई टू एवरीवन। आज हम CCU 3.1 चैप्टर 18 हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील और इसका जो पेज 2 है उसमें अनीलिंग के मतलब जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अनीलिंग असल में होता क्या है कि जब मेटल उसमें हार्डनेस या को फिर स्ट्रेंथ वगैरह आ जाती है तो उसको दोबारा से सॉफ्ट और डक्टाइल बनाने के लिए अनीलिंग प्रोसेस करते हैं। तो अनीलिंग असल में प्रोसेस है क्या? तो अनीलिंग प्रोसेस असल में किसी भी बेस मेटल जब वो हार्ड हो जाता है, जब कोई बेस मेटल उसमें हार्डनेस वगैरह या स्ट्रेंथ वगैरह आ जाती है तो उसको दोबारा से सॉफ्ट और डक्टाइल नेचर में लाने के लिए अनीलिंग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे नीलिंग प्रोसेस की यहाँ पे उन्होंने डायग्राम दी हुई है। तो इस डायग्राम में इसका जो एरो है वो ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जो LCT है और इसके आगे जो है वो डॉटेड लाइन लगी हुई है और इसके ऊपर जो है UCT है, इसके आगे भी यहाँ पे जो है वो डॉटेड लाइन लगी हुई है। तो मतलब जब हम मेटल को हीट करते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पर उसको जो है वो हीट करते जाते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आके उसके जो ग्रेन है उसमें जो केमिकल चेंजिंग है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जब मेटल में तो गर्म करने का एक तरीका तो ये है कि जब हम मेटल को गर्म करते हैं तो उसकी जो केमिकल चेंजिंग आने से पहले पहले उसको जो है वो ठंडा कर दें। एक तरीका तो ये है। तो दूसरा तरीका ये है कि जब हम मेटल उसमें जब चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं और चेंजिंग आना शुरू होने के बाद जब हम उसको कंटिन्यू उसको जब वो हीट करते रहते हैं उसको टेम्परेचर देते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि वहाँ पे जाके उसमें जो केमिकल चेंजिंग है उसके जो ग्रेन है उसमें चेंजिंग आना बंद हो जाती हैं और इसके भी ऊपर हम जो है उसको गर्म करते रहते हैं। तो इसको फिर हम जो है वो UCT मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और इसके नीचे वो लो क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो लो क्रिटिकल टेम्परेचर और UCT के दरमियान इसमें जो बेस मेटल जो केमिकल जो चेंजिंग है वो आती रहती हैं तो उसके ग्रेन में चेंजिंग आती हैं और इसको हम लो क्रिटिकल टेम्परेचर और ऊपर वाले को हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब फुल अनीलिंग। तो नीचे जो LCT के नीचे जो सब क्रिटिकल टेम्परेचर है सब क्रिटिकल अनीलिंग। तो आगे फिर उन्होंने यहाँ पे इसको जो है वो फुल अनीलिंग के बाद उसको जो है वेरी स्लोली तौर पर इसको कूल किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम इसकी जो है वो अनीलिंग फॉर द स्टील इस पे जो है वो डिस्कस करते हैं। अनीलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट वी कैरी आउट ऑन स्टील। अनीलिंग यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अनीलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट मे बी कैरिड आउट ऑन स्टील। और अनीलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो कि स्टील पर जो है वो किया जाता है। And most metal that have been work harness are strengthened by an allying precipitants। यहाँ तक इसको देखते हैं। और बहुत सारे जो मेटल हैं और उसके जो अलाय हैं उसमें वक्त के साथ साथ यूज़ करने के दौरान उसमें हार्डनेस वगैरह या फिर अलाय प्रिसिपिटेंट की वजह से उसमें जो स्ट्रेंथन आ जाती है टू रिगेन द सॉफ्टनेस एंड डक्टिलिटी। तो उसमें जो वर्क हार्डनेस या फिर अलाय की वजह से उसमें जो है वो स्ट्रेंथन आ जाती है तो उसमें दोबारा उसको सॉफ्ट और डक्टाइल नेचर में लाने के लिए अनीलिंग प्रोसेस करते हैं। यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इन द लेटर केस वी जनरली रेफर टू सॉल्यूशन अनीलिंग। ऐसी कंडीशन में फिर हम इसको जो है सॉल्यूशन अनीलिंग भी करते हैं। यहाँ से इसको देखते हैं। इन वर्क हार्डनेस नॉन फेरस मेटल अनीलिंग इज यूज टू रिक्रिस्टलाइज वर्क हार्डनर ग्रेन। इसको यहाँ तक देखते हैं। तो वर्किंग के दौरान नॉन फेरस मेटल में जब हार्डनेस वगैरह आ जाती है तो उसको जो है वो दोबारा रिक्रिस्टलाइन करने के लिए जो है वो तो वक्त के साथ साथ जब नॉन फेरस मेटल में जब उसको यूज़ करने के दौरान उसमें हार्डनेस वगैरह आ जाती है नॉन फेरस मेटल में तो उसको दोबारा से उसके ग्रेन को रिक्रिस्टलाइन करने के लिए अनीलिंग प्रोसेस करते हैं। When annealing most metal hardness non-ferrous alloy, the cooling rate is not always critical। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब हम अनीलिंग का प्रोसेस करते हैं और जब हम नॉन फेरस मेटल जिसमें वर्क हार्डनेस वगैरह आ जाती है जब उस पर अनीलिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसको जो उसकी जो कूलिंग है उसको रैपिडली की जाती है। मतलब ये कि जो नॉन फेरस मेटल है उसके ग्रेन को दोबारा रिक्रिस्टलाइन करने के लिए अनीलिंग प्रोसेस किया जाता है और उसको जो है वो सडनली तौर पर रैपिड उसकी जो रैपिड कूलिंग की जाती है। एंड कूलिंग में भी रैपिड विदाउट फॉर्मिंग एनी हार्डनेस स्ट्रक्चर। और उसकी जो कूलिंग है वो रैपिड की जाती है और उससे उसकी जो हार्डनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बगैर उसे हार्ड किए बगैर उसको जो है वो रैपिड कूलिंग की जाती है। ऐसे अलाय को बगैर हार्ड किए हुए उसकी जो रैपिड कूलिंग की जाती है। इन स्टील वी कैन कैरी आउट टू बेसिक काइंड ऑफ अनीलिंग। तो यहाँ पे दो किस्म की अनीलिंग प्रोसेस जो है वो की जाती है जिसमें नंबर ए में
फुल अनीलिंग है इंक्लूडिंग सोल्यूशन अनीलिंग। तो फुल अनीलिंग में जो सोल्यूशन अनीलिंग भी की जाती है, और इसके अलावा नंबर बी में सब क्रिटिकल अनीलिंग। तो यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं कि अनीलिंग का प्रोसेस किस पे किया जाता है। ये स्टील पे करते हैं, और ये क्यों करते हैं कि जब वर्क हार्डनेस जो अलाय हैं उसमें हार्डनेस आ जाती है, या फिर अलाय प्रिसिपिटेंट की वजह से उसमें स्ट्रेंथन आ जाती है, तो दोबारा से उनको सॉफ्ट और डक्टिलिटी लाने के लिए जो अनीलिंग प्रोसेस किया जाता है। और इसके अलावा सोल्यूशन अनीलिंग किस मेटल पे की जाती है, ये नॉन फेरस मेटल में की जाती है, और इसके जो ग्रेन है उसको दोबारा से रिक्रिस्टलाइज करने के लिए, और उसके जो ग्रेन है उसको दोबारा से रिक्रिस्टलाइन करने के लिए उसको जो है वो अनीलिंग प्रोसेस करते हैं। और इसकी जो कूलिंग है वो रैपिड की जाती है, लेकिन इससे इसकी जो हार्डनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन फुल अनीलिंग ऑफ स्टील द स्टील इज हीटेड अबव इट्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। और फुल अनीलिंग में स्टील को जो है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक इसको हीट किया जाता है, एंड अलाउ टू कूल वेरी स्लोली इन फर्नेस। और इसके बाद फर्नेस में ही इसको जो है वो स्लोली इसको जो है वो कूल किया जाता है। दिस स्लो कूलिंग विल रिजल्ट इन ए डिग्री ऑफ ग्रेन ग्रोथ। तो स्लो कूलिंग की वजह से इसके ग्रेन में जो है वो ग्रोथ आ जाती है, और इससे जो स्ट्रक्चर में सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी आ जाती है। देयर आर नो टेम्परेचर दैट कैन बी कोटेड फॉर द अनीलिंग स्टील। तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो कोई ख़ास मेंशन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। एज दिस विल डिपेंडिंग एंटायरली अपॉन द कार्बन कंटेंट ऑफ द स्टील। और ये एंटायरली तौर पर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि स्टील में कार्बन कंटेंट कितने हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि फुल अनीलिंग में जो स्टील को लो क्रिटिकल टेम्परेचर या सब क्रिटिकल टेम्परेचर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ तक इसको जो है हीट किया जाता है। तो फुल अनीलिंग में इसको जो है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसको जो है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसको जो है हीट किया जाता है। और फुल अनीलिंग में जो स्टील है उसको फर्नेस के अंदर या उसको बाहर कूल किया जाता है। तो फुल अनीलिंग में स्टील जो है वो उसको फर्नेस के अंदर ही स्लोली इसको जो है वो कूल किया जाता है, और इससे जो ग्रेन की जो है वो ग्रोथ हो जाती है। तो इससे मेटल में सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी आ जाती है। और इसका जो टेम्परेचर कितना होता है, सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द अनीलिंग। सो अनीलिंग का कोई खास स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता, ये सारा डिपेंड करता है कि स्टील में कार्बन कंटेंट की मकदार कितनी है। यहाँ से अभी इसको देखते हैं। द यूसीटी रेंज ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील रेंज बिटवीन 910 टू 723 सेंटीग्रेड। और प्लेन कार्बन स्टील में उसकी जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की जो रेंज है वो 910 सेंटीग्रेड से 723 सेंटीग्रेड तक है। However, the temperature is mostly taken to 50 centigrade above the calculated UCT to allow for any inaccuracies in the temperature measuring devices। यहाँ तक इसको देखते हैं। ताहम इसका जो 50 सेंटीग्रेड है इसकी एक्चुअल टेम्परेचर से जो है अबव रखा जाता है, ताकि कोई भी इसकी जो मेजरिंग डिवाइसेस है अगर उसका टेम्परेचर है अगर वो इनकरेक्ट है या वो ख़राब हो जाती है तो ये इस चीज़ को अकोमोडेट करता है। प्लेन कार्बन स्टील ऑफ कार्बन कंटेंट ऑफ 0.2% would have an annealing temperature in the region of 850 सेंटीग्रेड टू 950 सेंटीग्रेड। और प्लेन कार्बन स्टील में इसके जो कार्बन कंटेंट 0.2%, और जिस प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट 0.2% होंगे उसका जो अनीलिंग टेम्परेचर जो है 850 सेंटीग्रेड से 950 सेंटीग्रेड होगा। मतलब जिस प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट 0.2% होंगे उसका जो अनीलिंग टेम्परेचर की जो रेंज है वो 850 से 950 सेंटीग्रेड होगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि अपर क्रिटिकल प्लेन कार्बन स्टील में उसकी जो अपर क्रिटिकल रेंज है वो कहाँ तक है। उसमें मुख्तलिफ उसकी जो डायमेंशन दी हुई होंगी, उसका जो रेंज है वो 2350 सेंटीग्रेड से लेके 2350 सेंटीग्रेड से लेकर 910 सेंटीग्रेड तक इसकी जो है वो प्लेन कार्बन स्टील की जो टेम्परेचर की रेंज है। और इसमें इनएक्यूरेसी की वजह से इसका जो कितना 50 सेंटीग्रेड पे इसको जो है वो अबव रखा जाता है, तो 50 सेंटीग्रेड इसकी जो एक्चुअल टेम्परेचर से इसको जो है अबव रखा जाता है, ताकि अगर कोई भी इनएक्यूरेसी जो टेम्परेचर जो मेजरिंग डिवाइस है अगर उसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है तो उसको जो है ये अकोमोडेट कर सके, उसको एडजस्ट कर सके। और जिस प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट
0.2% है और जिस प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट 0.2% है तो उसका अनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा। तो बहुत सारी दूसरी भी डिमेंशन होगी, तो वहाँ पे उसका जो करेक्ट आंसर ये होगा कि 850 सेंटीग्रेड से 950 सेंटीग्रेड इसका जो है वो टेम्परेचर रेंज है जिस प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट 2% होंगे। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। द सॉल्यूशन अनीलिंग ऑफ सम मेटालिक अलाई में रिक्वायर ए रैपिड कूलिंग रेट। और जब मेटालिक अलाई की सॉल्यूशन अनीलिंग करते हैं तो उसके लिए उसका जो रैपिड कूलिंग जो है वो किया जाता है। तो जब मेटालिक अलाई की जब सॉल्यूशन अनीलिंग की जाती है तो उसके लिए उसका जो रैपिड कूलिंग जो है वो रिक्वायर होता है। तो यहाँ से अभी इसको देखते हैं। इन सब क्रिटिकल अनीलिंग द स्टील इज हीटेड टू टेम्परेचर वेल बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 सेंटीग्रेड। यहाँ तक इसको देखते हैं। और सब क्रिटिकल अनीलिंग टेम्परेचर में इसका जो टेम्परेचर है वो 723 सेंटीग्रेड तक रखते हैं। और सब क्रिटिकल अनीलिंग प्रोसेस में इसका जो हीटिंग टेम्परेचर है वो 723 सेंटीग्रेड से बिलो रखते हैं। दिस टाइप ऑफ द अनीलिंग इज सिमिलर टू दैट यूज विद नॉन फेरस मेटल एज इट इज ओनली द डिफॉर्म फेराटिक ग्रेन्स दैट कैन बी रिक्रिस्टलाइज एट दिस लोअर टेम्परेचर। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इस टाइप की जो अनीलिंग है वो सिमिलर हम जो है वो जैसे नॉन फेरस मेटल लाइक हो, जब उसके जो ग्रेन है वो डिफॉर्म हो जाते हैं। और इस टाइप की जो अनीलिंग है सिमिलर उसको जो है वो नॉन फेरस मेटल पे जो यूज़ करते हैं। और जब उसके जो ग्रेन है जब वो ख़राब हो जाते हैं, जब वो डिफॉर्म हो जाते हैं, तो दोबारा उसको रिक्रिस्टलाइज करने के लिए ये टेम्परेचर इस पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि मेटालिक अलाई में जो सॉल्यूशन अनीलिंग की जाती है उसकी रैपिड कूलिंग जो है वो उसमें उसका जो कूलिंग रेट है वो रैपिड रिक्वायर होता है। और सब क्रिटिकल अनीलिंग का जो टेम्परेचर है वो 723 सेंटीग्रेड से नीचे होता है। और इस कैटेगरी का जो टेम्परेचर है वो सिमिलरली नॉन फेरस मेटल में उसके जो ग्रेन है जो डिफॉर्म हुए होते हैं उसको दोबारा रिक्रिस्टलाइन करने के लिए ये लो टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से अभी इसको देखते हैं। द टर्म अनीलिंग जनरली मीन टू ब्रिंग ए मेटल आर अलाइड टू इट्स सॉफ्टनेस एंड मोस्ट डक्टाइल नेचर कंडीशंस। यहाँ तक इसको देखते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अनीलिंग का जो मेन पर्पस ही ये है कि जिस मेटल में हार्डनेस या स्ट्रेंथ वगैरह आ जाती है उसको दोबारा से सॉफ्ट और डक्टाइल नेचर में लाने के लिए अनीलिंग प्रोसेस किया जाता है। इन स्टील दिस आल्सो मीन ए रिडक्शन इन टफनेस। और इससे जो स्टील में उसकी जो टफनेस है वो कम हो जाती है। एज द रिजल्टेंट लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर शो वेरी लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो लो हो जाती है। तो अनीलिंग किस लिए की जाती है? इसमें सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी लाने के लिए अनीलिंग प्रोसेस किया जाता है। और इससे इसकी जो टफनेस है वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इससे इसकी जो टफनेस है वो कम हो जाती है। और जब टफनेस कम हो जाती है तो उसके जो ग्रेन है वो लार्ज हो जाते हैं। और जब ग्रेन लार्ज हो जाते हैं तो उसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो लो हो जाती है। जैसे कि हम किसी भी मेटल की जो टफनेस चेक करने के लिए उसमें इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है वो यूज़ करते हैं। एक स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन को उसको सेंटर से इसको जो कट लगाया जाता है, फिर उसको मशीन में हेल्ड करने के बाद पीछे से जो है एक हैमर की ज़रब लगाई जाती है। और फिर उसको वो देखते हैं कि ये किस तरह से टूटा है। अगर तो वो फ्लैट में टूटा है तो फिर उसमें ब्रिटलनेस है, उसमें हार्डनेस है। और अगर उसमें टूटने के दौरान उसकी जो नेक है उसमें थोड़ा कर्व बना है तो मतलब उसमें टफनेस वगैरह है। तो ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ उसकी जो चेक करने के लिए जो है वो प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और जब अनीलिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसकी जो टफनेस कम हो जाती है और उसके जो ग्रेन है जिनसे मिलकर जो मेटल बनता है वो ग्रेन जो है वो लार्ज हो जाते हैं। और लार्ज ग्रेन वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो लो होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हमने डिस्कस किए। तो अभी ये हमारा 18.2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।